Hello student, we have discussed first plant growth regulator and that was auxin. Auxin, its discovery and its physiological effect. Now after auxin, let us take the next plant growth regulator and that is gibberellin. The next discovered plant growth regulator was actually gibberellin. Now how the gibberellin was discovered, what are its physiological effect? जिब्रेलिन की जो डिस्कवरी है वो भी एक डिजीज के ऑब्जर्वेशन से हुई है. इट वॉज इन जापान. वहाँ पर राइस प्लांट के अंदर एक डिजीज मिलती थी जिसको बेकाने डिजीज या फुलिश डिजीज कहा जाता है. उनमें क्या होता था, सीडलिंग जो हैं वो एक्सेसिव टॉल हो जाते थे, बहुत ज़्यादा उनकी लेंथ बढ़ जाती थी और लेंथ बढ़ने के साथ साथ लेकिन लेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ती थी उनकी और कोई दूसरी ग्रोथ नहीं हो पाती थी. दे बिकम थिन, वीक एंड अल्टीमेटली स्टेराइल and finally they will die. So this kind of disease is called Bekane disease. Bekane is a Japanese word which means foolish disease. Bekane को कहा जाता है foolish. अब ये foolish इसलिए कि एक तरह का foolishness ही था कि इतनी लेंथ इंक्रीज करी कि बाकी और कोई ग्रोथ नहीं हो पाई और इवन प्लांट की डेथ ही हो गई. ठीक है, यहाँ से इस जिब्रेलिन की डिस्कवरी की शुरुआत होती है. ठीक है, जिब्रेलिन had been known, इसकी डिस्कवरी पूरी जापान में हुई है. Over a century ago, Japanese farmer observed that certain rice seedlings in their fiedling grow excessively tall and become weak and sterile. Japanese farmer देखते थे कि कई राइस सीडलिंग ऐसे होते थे जो बहुत ही ज़्यादा टॉल हो जाते थे, बहुत थिन रहते थे और वो स्टेराइल भी होते थे और अल्टीमेटली वो डेथ हो जाती थी. ठीक है, इट वाज फाउंड दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज. ये एक तरह की क्या थी, डिजीज थी. ठीक है, which the seedling suffered is known as Bekane disease or foolish seedling disease. ये Bekane disease कही जाती थी. बाद में इस डिजीज का causal organism भी पता चला. ठीक है, one of the scientists, Japanese plant pathologist Kurosawa found out that this is caused by a fungus Zibberella fujikuroi. एक फंगस डिजीज है ये. Zibberella fujikuroi की इन्फेक्शन की वजह से इस तरह की Bekane डिजीज या foolish डिजीज होती थी. ठीक है, नाउ अब इस फंगस में ऐसा क्या रहा क्या नहीं, इस फंगस के एक्सट्रैक्ट उन्होंने क्या करा, इस फंगस का एक एक्सट्रैक्ट निकाला और उस एक्सट्रैक्ट से भी जब उन्होंने देखा तो सेम सिम्टम, सेम डिजीज के सिम्टम प्रोड्यूस किए जा सकते थे. इसका मतलब उस फंगस के एक्सट्रैक्ट में कुछ ऐसा कंपाउंड था जो प्लांट को एक्सेसिवली टॉल कर रहा था. ठीक है, विद द एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस फंगस ही कुड प्रोड्यूस सिम्टम ऑफ फुलिश सीडलिंग इन हेल्दी प्लांट्स. मतलब इस फंगस के एक्सट्रैक्ट से अच्छे खासे हेल्दी प्लांट में भी फुलिश सीडलिंग वाले सिम्टम्स लाए जा सकते हैं. सो द कंक्लूजन इज दैट दिस फंगस इज प्रोड्यूसिंग समथिंग, सम काइंड ऑफ केमिकल यू कैन से, जिसकी वजह से एकदम से टॉलनेस बढ़ रही है और प्लांट में ये डिजीज अपीयर हो रही है. तो एक्चुअली जिब्रेलिन इसी एक्सट्रैक्ट में था. ठीक है, तो ये तो एक डिजीज के ऑब्जर्वेशन से इसका हमें पता चलने लगा. देखिए बाद में एक और साइंटिस्ट याबुता, another Japanese scientist Yabuta, extracted active substance that is growth promoting substance and termed as gibberellin. Finally Yabuta जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर उस एक्सट्रैक्ट में से ग्रोथ प्रोमोटिंग सबस्ट्रेट को एक्सट्रैक्ट किया और उसको नाम दिया जिब्रेलिन. तो जिब्रेलिन नाम इसी से दिया, इन्होंने दिया याबुता ने. और जिब्रेलिन नाम क्यों आया, बिकॉज ऑफ दैट फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई. ठीक है, जिब्रेला से कंपाउंड मिला था तो जिब्रेलिन कहा गया. ठीक है, प्रेजेंटली मोर देन 100 डिफरेंट जिब्रेलिन हैव बीन आइडेंटिफाइड. अब तो हमें प्लांट से भी मिलने लगा है और 100 से भी ज्यादा टाइप के जिब्रेलिन हम अब तक आइसोलेट कर चुके हैं. ठीक है, वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट्स. मोर देन 100 जिब्रेलिन हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस एंड डिफरेंट प्लांट्स. ये एसिडिक नेचर का कंपाउंड है. ठीक है, और इसको जिब्रेलिक एसिड भी बोला जाता है. इसलिए एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर and denotes as GA1, GA2, GA3 और इसी तरह से जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 2, जिब्रेलिक एसिड 3, इस तरह से इसको नाम दिया जाता है. इनमें से GA3 जो होता है वो सबसे कॉमनली यूज्ड होता है, सबसे प्रोमिनेंट होता है. among all the जिब्रेलिन और जिब्रेलिक एसिड, GA3 is one of the first isolated or first to be discovered and most intensively studied. सबसे ज़्यादा GA3 पर ही वर्क हुआ है. GA3 आइसोलेट भी किया गया, GA3 सबसे ज़्यादा मिला भी है. ठीक है, तो जिब्रेलिन जो प्लांट हार्मोन है इसकी डिस्कवरी जापान में एक फंगल डिजीज से हुई. फंगल डिजीज कौन सी, बेकाने डिजीज, फुलिश डिजीज. क्या होता था इसके अंदर
प्लांट के छोटे छोटे सीडलिंग्स है वो बहुत टॉल हो जाते थे, ठीक है, टॉल बहुत हो जाते थे, बट दे बिकम थिन एंड बिकम स्टेराइल एंड फाइनली उनकी डेथ हो जाती थी। इट वॉज लेटर ऑन नोन दैट दिस इज अ फंगल डिजीज। फंगस कौन सी? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्यूरोसावा ने यह हमें बताया कि ये फंगल डिजीज से होता है, ठीक है। क्यूरोसावा ने यह भी किया कि उस फंगल डिजीज के एक्सट्रैक्ट से उन्होंने हेल्दी प्लांट में भी इस डिजीज को प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद यबूता आते हैं। यबूता ने इस एक्सट्रैक्ट में से ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सट्रेट को फाइनली सेपरेट किया और उसका नाम दिया गया जिब्रेलिन बिकॉज ऑफ दैट फंगस, ठीक है। और फिर अलग अलग तरह की फंगस और इवन प्लांट से भी हमें इस तरह का ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस मिला। ये जिब्रेलिन जो है एसिडिक नेचर का कंपाउंड है और 100 से भी ज़्यादा जिब्रेलिन अब तक हम पता कर चुके हैं। इनको GA1, GA2, GA3 इस तरह से बोला जाएगा। GA3 इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड यूज्ड, ठीक है। जिब्रेलिन का जो प्रिकर्सर है जिससे कि ये बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लांट फिजियोलॉजी में कई जगह आप इसको सुनेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसी से ही जिब्रेलिन का भी सिंथेसिस स्टार्ट होता है। ये इसका प्रिकर्सर है। बायोसिंथेसिस, जिब्रेलिन का सिंथेसिस हमें कहाँ पर मिलेगा? तो जिब्रेलिन सबसे पहले तो सीड जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेट होता है तो वो जो रिजर्व फूड यूज होता है, सीड का रिजर्व फूड या तो उसके एंडोस्पर्म में होगा या उसके कोटिलिडन में होगा। तो सीड जब जर्मिनेट होता है, एम्ब्रियो जब जर्मिनेट होता है तो शुरू में फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाता, तो वो अपने रिजर्व फूड को यूज करता है और उस रिजर्व फूड को यूज कराने, उसको मोबिलाइज कराने में जिब्रेलिन काम आता है। वहां जिब्रेलिन सिंथेसाइज होता है। तो एक तो जर्मिनेटिंग सीड में बड, शूट, रूट, लीव्स, बाकी इन जगहों पर भी जिब्रेलिन बनते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जिब्रेलिन का बायोसिंथेसिस प्लांट में कई सारी जगह पर हो सकता है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप देखिएगा ये नॉन पोलर है, ऑक्सीजन पोलर था, यानी कि वो टिप पर प्रोड्यूस होता है और टिप से फिर वो डाउनवर्ड आता है, ठीक है। दोनों अपोजिट टिप पर है, रूट टिप और शूट टिप दोनों पर ये होता है और फिर ये मूव करता है। ये नॉन पोलर है, ये कहीं भी प्रोड्यूस हो सकता है, उसका मूवमेंट कैसे भी हो सकता है, ठीक है। और ये जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऑक्सीजन जो है वो पैरेन्काइमेटस सेल के अकॉर्डिंग ही चलता है, ये जाइलम फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनका कंपैरिजन ध्यान रखें। अब इसके बाद हम इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पर आते हैं। इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन में सबसे मेन फंक्शन आप ध्यान रखना, स्टेम इलोंगेशन, इंटरनोड इलोंगेशन। ये वही चीज जो सिम्टम में भी दिखी थी कि ये सीडलिंग को टॉल कर देता है, एक्चुअली क्या है, ये इंटरनोड इलोंगेट करता है, स्टेम इलोंगेशन होता है और इस वजह से इवन ये जेनेटिक ड्वार्फ प्लांट को भी टॉल कर सकते हैं। जो जेनेटिकली ड्वार्फ होता है उसको भी टॉल किया जा सकता है जिब्रेलिन से, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेम एंड लीफ ग्रोथ, इसका जो एक मेन फंक्शन है उसी से रिलेटेड है। जिब्रेलिन स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन, ठीक है, एंड अदर एरियल पार्ट्स, देयरफॉर दे इंक्रीज द साइज ऑफ स्टेम एंड फ्रूट। स्टेम की लेंथ बढ़ा सकते हैं, फ्रूट की साइज बढ़ा सकते हैं। हाउएवर जिब्रेलिन हैव नो इफेक्ट ऑन रूट, रूट पर जिब्रेलिन का ज्यादा इफेक्ट नहीं देखा गया। स्टेम इलोंगेशन इसका मेन इफेक्ट है और बेटर वे में कई बार इसको इंटरनोड इलोंगेशन भी बोला जाता है। इंटरनोड इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन, ये इसका मेन फंक्शन मान सकते हैं आप, ठीक है। और बल्कि जिब्रेलिन जो है इट इलोंगेट्स, इट इंक्रीजेस लेंथ और इलोंगेट्स जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट। जो जेनेटिकली ड्वार्फ होते हैं उनको भी ये, इनकी भी लेंथ इंक्रीज कर सकता है, ये पूछ भी लिया जाता है। जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट को भी इलोंगेट कर देता है। तो इंटरनोड इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन, उसके साथ साथ लीफ, फ्रूट, इनका भी साइज इंक्रीज करना, ये जिब्रेलिन का मेन काम हो गया। इसी इंटरनोड इलोंगेशन से ही रिलेटेड एक और इफेक्ट आता है, बॉल्टिंग इफेक्ट। अब ये बॉल्टिंग वर्ड क्या है, बॉल्टिंग इफेक्ट, भी इसी से रिलेटेड है। एक्चुअली कुछ प्लांट होते हैं जो रोजेट नेचर के होते हैं। रोजेट हैबिट इस तरह की होती है कि उसमें इंटरनोड बहुत छोटे छोटे होते हैं और नोड एक के ऊपर एक होते हैं और नोड से लीफ निकलती है। और अगर इंटरनोड बहुत छोटा होगा तो एक के बाद ऊपर दूसरा नोड, फिर उसके ऊपर, तो सारे नोड बहुत पास पास होते हैं और लीफ का पूरा बंच हो जाएगा। हर नोड की लीफ एकदम पास पास आ जाती है, तो एकदम टफ्ट ऑफ लीफ, बंच ऑफ लीफ हो जाता है, ठीक है। कुछ प्लांट होते हैं ऐसे, जैसे कैबेज है या जो ये आपके बीट वगैरह है, इनमें इस तरह का टफ्ट ऑफ लीफ मिलती है क्योंकि उसमें क्या इंटरनोड बहुत छोटे रहते हैं। अब अगर हम वहां पर जिब्रेलिन यूज करते हैं तो जिब्रेलिन क्या करता है, इंटरनोड इलोंगेशन। तो जैसे इंटरनोड इलोंगेशन करेगा तो क्या होगा, ये थोड़े से इलोंगेट हो जाएंगे और लीफ भी दूर दूर हो जाती है। ये जो इफेक्ट है कि इंटरनोड इलोंगेशन बाय दिस जिब्रेलिन इन दिस रोजेट प्लांट्स, इसको हम कहते हैं बॉल्टिंग। इस पूरे इफेक्ट को नाम क्या दिया जाता है, बॉल्टिंग कहा जाता है।
जिब्रेलिन इंड्यूसेस स्टेम इलोंगेशन इन रोजेट प्लांट्स लाइक केबेज एंड बीट। केबेज में और बीट में देखो, केबेज में भी जो पत्ता गोभी होती है उसमें भी देखो आप पत्ता गोभी को भी काट के देखिए तो उसमें लीफ एक के ऊपर एक साथ साथ होती है, ठीक है। उसमें इंटरनोड नेग्लिजिबल रहता है, नोड ही नोड रहता है एक तरह से, पत्ता गोभी उसी तरह से बनती भी है, ठीक है। तो ये प्लांट रोजेट नेचर के होते हैं। इन रोजेट प्लांट इंटरनोडल ग्रोथ इज रिटार्डेड, मैं जो कह रहा था आपको, इंटरनोडल ग्रोथ इज रिटार्डेड एंड लीव्स आर डेवलप्ड प्रोफ्यूजली। लीव बिल्कुल, लीव जो एक के ऊपर एक प्रोफ्यूजली झुंड में बनती है, ठीक है। इन दिस प्लांट जस्ट प्रायर टू द रिप्रोडक्टिव फेज, जैसे इनमें रिप्रोडक्टिव फेज आने वाला होता है, द इंटरनोड इलोंगेट्स एनिमरसली कॉजिंग ए मार्क्ड इंक्रीज इन स्टेम हाइट, ठीक है। और ये चीज जिब्रेलिन की हेल्प से की जाती है और इसी चीज को कहा जाता है बॉल्टिंग, कि रिप्रोडक्टिव फेज के ठीक पहले एकदम से उनके इंटरनोड की लेंथ बढ़ती है और वो इलोंगेट भी हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉल्टिंग। एंड बॉल्टिंग इफेक्ट इज ऑल्सो ड्यू टू जिब्रेलिन। ये आजकल हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं जिब्रेलिन से, और नेचुरली भी होता है, ठीक है, बॉल्टिंग, ठीक है। तो पूरे जिब्रेलिन का जो अभी तक का हमने मेन फंक्शन पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, स्टेम इलोंगेशन, इंटरनोड इलोंगेशन। बॉल्टिंग में भी वही हो रहा है, इंटरनोड इलोंगेशन, बट बॉल्टिंग टर्म ध्यान रखिएगा, केबेज बीट जैसे रोजेट प्लांट के अंदर ये ऑब्जर्व होता है, ठीक है। बाकी नॉर्मल प्लांट के अंदर भी ये स्टेम की हाइट बढ़ाने का काम करते हैं, इलोंगेशन, और बल्कि एक जेनेटिक ड्वार्फ प्लांट में भी जिब्रेलिन स्प्रे करके उसको लंबा किया जा सकता है। ये तो एक काम हो गया। दूसरा आता है सीड जर्मिनेशन, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था। सीड जर्मिनेशन तभी होगा, या सीड जर्मिनेट होकर एक छोटा प्लांटलेट तभी बनेगा जब उसमें जिब्रेलिन सिंथेसाइज होगा। जिब्रेलिन क्या करता है, रिजर्व फूड को मोबिलाइज कराने में हेल्प करेगा। सीड जर्मिनेशन, जिब्रेलिन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस लिए, फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड, जैसे कि अमाइलेज, प्रोटीएज। या तो स्टार्च एज ए रिजर्व फूड होगा या प्रोटीन एज ए रिजर्व फूड होगा, तो अमाइलेज, प्रोटीएज जैसे एंजाइम, ठीक है। तो जिब्रेलिन जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। फिर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिजर्व फूड को मोबिलाइज करते हैं, रिजर्व फूड पॉलीमर होता है, उसको ये मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं डाइजेशन से, और फिर ये जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो के काम आता है। तो सीड जर्मिनेशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी स्टेम इलोंगेशन का काम है, बॉल्टिंग वगैरह है, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ और इफेक्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वन इज फ्रूट ग्रोथ। अगला जो इफेक्ट आता है इसका, फ्रूट ग्रोथ। जिब्रेलिन्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ एप्पल। स्पेशली इसमें ये एनसीईआरटी के स्पेसिफिक एग्जांपल है, इसलिए मैं वही लिख रहा हूँ। एप्पल की साइज इंक्रीज करने में जिब्रेलिन काम आता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन आता है, ठीक है। एज वेल एज इट इम्प्रूव इट शेप एंड इंक्रीजेस बंच लेंथ इन ग्रेप्स। अब आप देखो, ग्रेप्स भी झुंड में आता है, अब ये वैसे भी इंटरनोड इलोंगेट करता है, तो बंच की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, और ज्यादा ग्रेप्स भी लगेंगे। तो ये फ्रूट की साइज इंक्रीज करता है, जैसे एप्पल की साइज इंक्रीज करता है, उसका शेप और साइज इंप्रूव करता है जिब्रेलिन, ऐसे ही ग्रेप्स के अंदर भी बंच की लेंथ इंक्रीज करता है जिब्रेलिन। ये दो पर्टिकुलर एग्जांपल हमें एनसीईआरटी ने भी मेंशन किए, ध्यान रखिए। और बल्कि एप्पल की क्रॉप को और अच्छा बनाने के लिए और बड़े बड़े एप्पल, अच्छे एप्पल बनाने के लिए आजकल आर्टिफिशियली 2 हार्मोन का एक मिक्सचर स्प्रे किया जाता है, और इस मिक्सचर को कहते हैं पोमालिन। इसको क्या कहते हैं, पोमालिन। पॉम वर्ड आता है एप्पल के लिए। एप्पल कौन से टाइप का फ्रूट है, पॉम टाइप का फ्रूट होता है, ठीक है। ये फ्रूट्स में भी, मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ते हैं। पोमालिन बनाया गया, जो एप्पल एनलार्जर भी कहलाता है, एप्पल की साइज बढ़ जाती है इससे। इट इज द मिक्सचर ऑफ जिब्रेलिन, GA4, GA7 एंड साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का मिक्सचर है। जिब्रेलिन कौन से, GA4, GA7 और साइटोकाइनिन, ये दोनों मिक्स करके दिए जाते हैं, तो बहुत बड़ी साइज के अच्छे एप्पल बनते हैं। तो एप्पल एनलार्जर कहते हैं इसको, पोमालिन। ये एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है इन हार्मोन का। देखिए, हार्मोन जब हमें डिस्कवर हुए तो पहले तो हमने हार्मोन की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखे कि इसका क्या क्या इफेक्ट है, और जब हम इनके इफेक्ट समझ में आ गए तो अब हम इसको आर्टिफिशियली यूज कर सकते हैं। किसी प्लांट को टॉल करना तो जिब्रेलिन यूज करो, सीड जर्मिनेट को एनहांस करना तो जिब्रेलिन यूज करो, ठीक है, फ्रूट की साइज बढ़ानी है तो जिब्रेलिन यूज करो। इस तरह से इन हार्मोन का नॉलेज, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हार्मोन का नॉलेज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में बड़ा काम आता है, ठीक है। इनसे हम जो इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, इन्हीं को हम आर्टिफिशियली भी अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो फ्रूट ग्रोथ हुई। अगला लेते हैं, तो एक और पार्ट आता है डिलेड राइपनिंग। जिब्रेलिन राइपनिंग भी डिले करता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिन
ripening of fruits can be delayed so that their plucking can be postponed. अब आप देखिए इसका फायदा क्या है। देखिए फ्रूट का अपना एक पर्टिकुलर लाइफ होता है। प्लांट में फ्रूट बनते हैं, पहले कच्चे होते हैं, फिर पक जाते हैं, और फ्रूट के पकने के साथ फ्रूट अपने आप प्लांट से गिर जाता है। किसी भी प्लांट पार्ट का ऑटोमेटिकली गिरना, इसी को तो हम क्या कहते हैं, एब्सिशन, ठीक है, तो अपने आप गिर जाता है। लेकिन अगर फ्रूट की राइपनिंग डिले हो जाए तो प्लांट उसको तब तक नहीं छोड़ेगा तब तक कि वो पूरा राइपनिंग नहीं हो जाती। अगर राइपनिंग डिले कर रहे हो तो लंबे टाइम तक फ्रूट कहाँ लगा रहेगा, प्लांट पर, और जब तक वो प्लांट पे लगा है तब तक वो खराब नहीं होता। एक बार अगर आप तोड़ के रख देंगे, स्टोरेज कर देंगे, तो खराब भी जल्दी होता है, ठीक है। तो हमारे को एक तरह से टाइम मिल गया इन फ्रूट को यूज करने के लिए। फ्रूट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इनका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। एक बार अगर आपने तोड़ लिए तो कुछ ही दिनों में वो पक भी जाएंगे और खराब भी हो जाएंगे, आपको जल्दी यूज करना है। हाँ, अगर प्लांट से ही वो नहीं लाए जाए, प्लांट पे जब तक लगे जब तक तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ डिलेड राइपनिंग करके क्या कर रहे हैं, उनका प्लकिंग टाइम, सो देयर प्लकिंग कैन बी पोस्टपोन, thus fruits can be left on the tree longer as to extend the period of marketing, delaying in fruit senescence. अब आप देखो, हमें लग रहा है कि भाई फ्रूट बहुत ज्यादा हो गए, अगर हम सबको तोड़ के रख लेंगे तो इतने हो सकता है मार्केट में बिके ही नहीं, तो खराब भी हो जाएंगे। लेकिन अगर ये फ्रूट का डिले, राइपनिंग डिले हो जाए, तो अपने को फ्रूट ज्यादा टाइम तक प्लांट पे रखने होंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, तो हमें उसकी मार्केटिंग करने का टाइम मिल जाएगा, हमारा लॉस वेस्टेज कम होगा, फ्रूट खराब कम होंगे। तो इसको यूज किया जा सकता है फ्रूट की राइपनिंग को डिले करने में। डिलेइंग फ्रूट राइपनिंग, डिले इन सनेसेंस, फ्रूट के सनेसेंस में, राइपनिंग में डिले। सनेसेंस वही एजिंग, सनेसेंस होने के बाद ही तो एब्सिशन होता है। तो ये भी एक बड़ा यूजफुल इफेक्ट है इसका, ठीक है। आगे आपको बायोटेक्नोलॉजी में ये चीज बताई जाएगी। बायोटेक में तो आजकल हमने इस तरह के फ्रूट फ्लेवर से अब टोमेटो बनाए हैं जो हमने जीन ट्रांसफर करके उसकी राइपनिंग डिले करवाई है, क्योंकि डिलेड राइपनिंग होगी तो हम लंबे टाइम तक रख सकते हैं। या जिब्रेलिन ये काम नेचुरली कर रहा है। जिब्रेलिन जो है डिलेड राइपनिंग और डिलेड इन फ्रूट सनेसेंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इट कैन बी यूज्ड आल्सो, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, ये एक और एप्लीकेशन इसका, माल्ट यील्ड। हमने देखा है कि क्या करता है जिब्रेलिन, सीड जर्मिनेशन के टाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को बनाता है, एनहांस करता है। आजकल हम इसका यूज करते हैं माल्ट इंडस्ट्री में। माल्ट क्या होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट रिच जो क्रॉप्स होती है, बारले वगैरह, इनको क्रश करके माल्ट बनाते हैं। ये माल्ट बनता है, थोड़ा सॉफ्टनिंग होती है, इससे उनका स्टार्च वगैरह सोल्युबलाइज होता है। उसके बाद फिर इसका फर्मेंटेशन करा करके अल्कोहल बनता है, ठीक है। बारले से तो बियर बनती है। तो ये माल्ट बनाने में, बियर इंडस्ट्री में जहां पर माल्ट वगैरह बन के फिर बियर बनाई जाती है, वहां काम आता है, ठीक है। माल्ट यील्ड, GA3 इज यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग प्रोसेस स्पीड, वही बात है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इंक्रीज करेगा तो माल्टिंग भी इजीली होगी, ठीक है। स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब वही वाइन इंडस्ट्री, ठीक है। इट इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ माल्ट फ्रॉम बार्ले ग्रेन्स, बार्ले से माल्ट बनाने में इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकता है। अब देखो, सीड जर्मिनेशन में ये उसका नेचुरल काम था, हमने उसी को आज हम माल्ट बनाने में आर्टिफिशियली यूज कर रहे हैं। तो मैंने वही आपको कहा, मैं दोनों चीज साथ साथ ही बता रहा हूँ, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड फंक्शन। तो जो उनके नेचुरल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, पहले तो हमें वो समझ में आने चाहिए, और उसको हम आजकल यूज कहाँ कर रहे हैं ये भी हम साथ साथ ध्यान रखें। तो पोमालिन पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अभी तक देखो अपन ने क्या क्या चीज पढ़ी। सबसे पहले तो स्टेम इलोंगेशन, ठीक है, स्टेम इलोंगेशन, रोजेट प्लांट का इलोंगेशन जिसको हम बॉल्टिंग भी कहते हैं, ये नेचुरल इफेक्ट है। और हम जब इसको जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट को लंबा करने में यूज करेंगे तो इसका आर्टिफिशियल यूज हो जाएगा। स्टेम इलोंगेशन के बाद सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के वक्त जिब्रेलिन जरूर बनना चाहिए और बनता भी है, ठीक है। उसके बाद में फ्रूट की ग्रोथ, वो कई सारे फ्रूट को एनलार्ज करता है, एप्पल है, ग्रेप्स है, इनको, ठीक है, इनको हम नेचुरली भी ये करता है और आर्टिफिशियली भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रूट राइपनिंग डिले कर देना, राइपनिंग डिले होने से फ्रूट की लाइफ बढ़ जाती है, लंबे टाइम तक वो फ्रूट प्लांट पे लगा रहता है, ये सारे यूज हो सकते हैं। माल्ट इंडस्ट्री में माल्ट बढ़ाने के लिए, माल्टिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करने में जिब्रेलिन काम आता है, ठीक है। और देखिए एक और इफेक्ट है इसका शुगर केन में। अब आप ये देखिए कि जिस प्लांट में ये क्या करता है, स्टेम इलोंगेशन करता है, इसका मेन इफेक्ट। और हम जैसे प्लांट में क्या यूज करते हैं, बहुत सारे प्लांट के हम फ्रूट यूज करते हैं, कईयों के सीड यूज करते हैं, कुछ के लीफ भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जिस प्लांट का हम स्टेम यूज करते हैं, अगर, और जिब्रेलिन क्या कर रहा है, स्टेम इलोंगेशन, कॉमन सेंस की बात है। और शुगर केन एक ऐसा क्रॉप है जिसका स्टेम काम आता है, उसके स्टेम में शुगर का डिपोजिशन है, तो वहां कोई लीफ फ्रूट तो लेते नहीं, वहां तो स्टेम लेते हैं। और अगर जिब्रेलिन स्टेम को लेंथ बढ़ा रहा है तो शुगर केन की क्रॉप तो खूब बढ़ा देगा,
और इसलिए शुगर केन की क्रॉप को बढ़ाने में जिब्रेलिन का बड़ा रोल रहता है। शुगर केन में भी कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ शुगर स्टोर्ड इन द स्टेम ऑफ शुगर, ये तो हम जानते हैं कि शुगर के फॉर्म में शुगर केन में स्टोर होता है। व्हेन जिब्रेलिन इज स्प्रेड ऑन शुगर केन क्रॉप द लेंथ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट शुगर कंटेंट इंक्रीजेस, व्हिच फाइनली इंक्रीजेस यील्ड। शुगर केन की यील्ड को तो जिब्रेलिन से बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो लेंथ बढ़ाता है। समझ में आई बात? करीब करीब 20 टन पर एकड़, एक एकड़ में 20 टन शुगर केन की क्रॉप बढ़ाई जा सकती है जिब्रेलिन की एप्लीकेशन से। तो ये एक और बहुत अच्छा यूज है क्योंकि ये स्टेम इलोंगेशन करता है। तो जिस प्लांट का स्टेम हम यूज करते हैं वहां और उसकी यील्ड तो हम इससे बढ़ा सकते हैं। शुगर केन का बड़ा अच्छा इफेक्ट है, ध्यान रखना। और ये देखिए एक ही इफेक्ट चल रहा है, वो स्टेम इलोंगेशन के आसपास चल रहे हैं हम ज्यादातर चीजों में। ठीक है, नेक्स्ट है क्विकर मैच्योरिटी, एक और जो इसका यूज है। इन जुवेनाइल कॉनिफर जिब्रेलिन हैज बीन फाउंड टू कॉज क्विकर एंड अर्ली ग्रोथ सो दैट द मैच्योरिटी इज रीच्ड अर्ली। कॉनिफर्स में, जो कॉनिफर्स होते हैं ये जिम्नोस्पर्म है, और कॉनिफर्स के अंदर देखा गया है कि जिब्रेलिन जो है इनकी मैच्योरिटी को, मतलब इनकी ग्रोथ को एनहांस करता है और जल्दी इनको मैच्योर कर देता है। क्विकर मैच्योरिटी के लिए आते हैं कि इट कॉजेज क्विकर अर्ली ग्रोथ से दैट मैच्योरिटी इज बीइंग रीच्ड अर्ली। इट इज यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग अर्ली एंड क्विकर यील्ड ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सीड्स। जो जिम्नोस्पर्म के जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सीड्स वगैरह हैं उनको भी हम जल्दी ऑब्टेन कर सकते हैं क्योंकि ये इनकी मैच्योरिटी को एनहांस करता है। ये एक और एडिशनल इसका इफेक्ट है। तो अलग अलग तरह के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और इनके यूजेस, ये पूरे जिब्रेलिन के इफेक्ट और यूजेस थे। अगर मैं इसको समराइज करूं तो इस तरह से हम इसके फंक्शन और यूजेस को समराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या है? ये स्टेम ग्रोथ करता है, मतलब क्या, एक तरह से इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन, इंटरनोड इलोंगेशन, बॉल्टिंग, इसी से इफेक्ट, सीड जर्मिनेशन। ठीक है, और जो इसके यूजेस हैं इसी के पैरेलल में हम फ्रूट ग्रोथ करते हैं, एप्पल एनलार्जर से, राइपनिंग डिले करते हैं, माल्ट यील्ड इंक्रीज करते हैं, शुगर केन की यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं, मैच्योरिटी क्विकर कर सकते हैं। तो ये सब इसके यूजेस एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जिब्रेलिन के। ठीक है, तो ऑक्सीन एक अलग तरह का हार्मोन है जो हमने इससे पहले पढ़ा, और जिब्रेलिन का नेचर बिल्कुल अलग है। ऑक्सीन के वैरायटी ऑफ फंक्शंस हमने ऑक्सीन के साथ बताया। अब क्या है, देखो हर हार्मोन के अपने अपने फंक्शन है, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। अब ग्रोथ प्रमोटर तो है ही, तो ऑक्सीन भी ग्रोथ प्रमोटर है, जिब्रेलिन भी ग्रोथ प्रमोटर है, लेकिन तब भी इनके इफेक्ट थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं। तो इनको अलग अलग ध्यान रखिएगा। जिब्रेलिन, ऑक्सीन के फंक्शन का एक चार्ट बना लो, फिर जिब्रेलिन का बना लो, कंपेरेटिवली ध्यान रखें तो ईजी रहता है, इधर उधर मिक्सअप नहीं करना है, क्योंकि इन पर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। इनके जो ये इफेक्ट मैंने आपको बताए हैं ये मैक्सिमम हमने एनसीईआरटी से ही लिए हैं। तो हालांकि इनके इफेक्ट तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम उतने डिटेल में नहीं जाए, कम से कम एनसीईआरटी के आसपास रहें। ठीक है, नाउ जिब्रेलिन के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट एंड द थर्ड हार्मोन, एंड दैट इज साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन एक्चुअली आप देखिए इसका नाम, हमने सेल बायोमा में एक टर्म पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन के टाइम पहले होता कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद होता साइटोकाइनेसिस जब सेल पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। कहीं ना कहीं साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन से रिलेटेड टर्म है, और साइटोकाइनिन का भी आप ये ध्यान रखना, नाम ही इसी तरह का दिया हुआ है क्योंकि ये सेल डिवीजन से ही रिलेटेड है, सेल डिवीजन को एनहांस करता है। इसकी डिस्कवरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग वे में बाय चांस हुई थी। ठीक है, जो ये स्कूग साइंटिस्ट हैं, मिलर एंड स्कूग, ये इनकी लैब में ये टोबैको कैलस पर काम कर रहे थे। कैलस जानते हो, जब प्लांट के सेल्स को हम टेस्ट ट्यूब में, टिश्यू कल्चर में ग्रो करते हैं लैब में, और एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बनता है तो कैलस कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, ये स्कूग जो है ये टोबैको का कैलस लैब में बनाना चाह रहे थे, लेकिन बन नहीं पा रहा था, ग्रो नहीं होता। ठीक है, अब इन्होंने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली, जो कल्चर मीडियम था वो ढंग का नहीं मिल पा रहा था कि कैलस की सेल उसमें ग्रो हो पाए। खूब सारे ऑप्शन ट्राई करने के बाद इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में ही, उनके लैब में एक पुराना डीएनए का बॉटल पड़ा हुआ था। ठीक है, उस डीएनए के बॉटल का जो कंटेंट था उसको भी उन्होंने कल्चर मीडियम में मिला दिया, एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि वो चीज मिलाने से टोबैको की सेल रैपिडली सेल डिवीजन करने लगी और बड़ा अच्छा कैलस बन गया। ठीक है, तब इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि आखिर क्या था ये। तो डीएनए के अंदर जो प्यूरिन्स होते हैं, क्योंकि बहुत पुराना पड़ा हुआ था, तो वो प्यूरिन रिएक्ट होकर के कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया, उससे ये ग्रोथ एनहांस हुई। बाद में मिलर ने इसको और ढंग से फाइंड आउट किया और वही देखा गया कि ये सब प्यूरिन डेरिवेटिव हैं
जो आगे चलकर साइटोकाइनिन हार्मोन के नाम से डिस्कवर हुआ है। ठीक है, स्कूग एंड इसको वर्कर फाउंड दैट टोबैको कैलस, that is the mass of undifferentiated cell proliferated only when in addition with oxygen तो मिला ही है, उसके बाद भी ग्रो नहीं हो रहा था, तो only when in addition with oxygen the culture medium is provided either coconut milk और yeast extract DNA। ठीक है, यीस्ट का जो एक्सट्रैक्ट है डीएनए का वो या कोकोनट मिल्क मिलाने पर विद ऑक्सीजन तो डाल ही रहे थे वो, तब भी ग्रो नहीं हो रहा था, और ऑक्सीजन के साथ नारियल पानी कोकोनट मिल्क या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट का डीएनए जो है वो मिला है, तब टोबैको कैलस ग्रो हुआ। तो यहाँ उनको लगा कि कुछ तो चीज हमने और ऐड करी, फिर बाद में इसमें ढूंढा गया कि आखिर इसमें था क्या ऐसा। सेम इसी तरह का इफेक्ट बाद में मिलर ने भी देखा, मिलर एट ऑल। ठीक है, ये तो स्कूक का था। मिलर discovered the cytokinin from the degraded product of autoclaved herring sperm DNA। देखो सब जगह डीएनए या हेरिंग स्पर्म्स का जो डीएनए है उसको जब उन्होंने ऑटोक्लेव किया, मतलब हीट करते हैं ऑटोक्लेव करने में, ठीक है, उसको स्टरलाइज करने में, तो इस ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म के डीएनए से उसके डिग्रेडेशन से एक प्रोडक्ट मिला जिसको उन्होंने साइटोकाइनिन का, विच हैड पावरफुल साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग इफेक्ट। ठीक है, विच हैज पावरफुल साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग इफेक्ट। ये जो डिग्रेडेड कंपाउंड था जो इस हेरिंग स्पर्म डीएनए से बना, ये साइटोकाइनेसिस का पावरफुल इफेक्ट है, इसका बहुत रैपिड सेल डिवीजन करता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल डिवीजन एक तरह से। तो सेल डिवीजन एनहांस करने वाला एक कंपाउंड मिलता है और इसी को नाम दिया गया साइटोकाइनिन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज काइनेटीन ऑल्सो, इसका नाम काइनेटीन भी रखा गया। साइटोकाइनिन नाम तो बाद में आया, पहले काइनेटीन रखा गया। और इसका नेचर क्या था, ये फुरफुराइल अमीनोप्यूरिन, वही प्यूरिन डेरिवेटिव है, फुरफुराइल अमीनोप्यूरिन, एंड इट इज सिंथेटिक प्रोडक्ट, डज नॉट अकर्स नेचुरली इन प्लांट्स। सबसे बड़ी मजे की बात देखिए, ये जो सारी डिस्कवरी है, ये जो प्रोडक्ट है काइनेटीन या साइटोकाइनिन जो भी कहें, साइटोकाइनिन तो एक जनरल ग्रुप हो गया। ठीक है, उसका ये जो डीएनए से इस हेरिंग स्पर्म के डीएनए का जो कंपाउंड था उसको एक्चुअल नाम दिया गया काइनेटीन। साइटोकाइनिन तो बाद का, क्योंकि साइटोकाइनेसिस इफेक्ट की वजह से हमने इस ग्रुप का नाम रख दिया साइटोकाइनिन। बाकी जो इन्होंने आइसोलेट किया था वो काइनेटीन था, लेकिन काइनेटीन डीएनए और प्यूरिन के डिग्रेडेशन से बना है और ये कभी नेचुरली प्लांट में ऑब्जर्व नहीं हुआ। हालांकि काइनेटीन जैसा इफेक्ट करने वाला कंपाउंड प्लांट में मिला, बट वो काइनेटीन नहीं था। ठीक है, तो ये तो पूरी तरह से आर्टिफिशियल है, फुरफुराइल अमीनोप्यूरिन है, और ये कंपाउंड जो है टेस्ट ट्यूब में कल्चर के दौरान सेल डिवीजन प्रमोट करता है। ठीक है, बाद में हमें नेचुरल जो साइटोकाइनिन मिला, ये तो नेचुरली नहीं मिला, इसका आइसोलेशन नेचुरली, द फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन, वो काइनेटीन आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन है। ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम मेज से हमें पता, मेज से हमें मिला, मेज ग्रेन्स, मेज कैरनल से, और इसको नाम दिया गया ZAT। इसको क्या कहा गया, ZAT। तो मतलब साइटोकाइनिन के दो फॉर्म दिख रहे हैं हमें, एक काइनेटीन और एक ZAT। काइनेटीन डीएनए का डिग्रेडेड प्रोडक्ट है और ये नेचुरली प्लांट में नहीं मिलता। ZAT जो है नेचुरल साइटोकाइनिन है जो मेज से आइसोलेट किया गया, जिया वर्ड मेज के लिए आता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क, बाद में हमें इसको कोकोनट मिल्क से भी आइडेंटिफाई निकाला इसको। ठीक है, सिंस द डिस्कवरी ऑफ ZAT की डिस्कवरी के बाद several natural occurring cytokinin have and some synthetic compounds with cell division promoting activity have been identified। ZAT की डिस्कवरी के बाद अलग अलग प्लांट से सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले इस तरह के कंपाउंड की डिस्कवरी और हुई। कुछ आर्टिफिशियल कंपाउंड भी मिले हैं, कुछ नेचुरल भी मिले हैं, और ये सब सेल डिवीजन प्रमोटिंग सब्सटेंस है। और सेल डिवीजन प्रमोटिंग सब्सटेंस के इस पूरे ग्रुप को हम कलेक्टिवली साइटोकाइनिन कहते हैं। तो साइटोकाइनिन कई तरह के हैं, जिसमें कम से कम दो नाम आप ध्यान रखेंगे, काइनेटीन एंड ZAT। काइनेटीन डीएनए का डिग्रेडेड प्रोडक्ट है जो स्कूग और मिलर को उनके लैब में काम करने के दौरान बाय चांस मिलता है, और ये काइनेटीन सेल डिवीजन एनहांस करता है। फिर सिमिलर तरह का प्रोडक्ट हमें नेचुरली मेज से भी मिला, और मेज से मिलने वाले इस प्रोडक्ट को हमने ZAT कहा है। ZAT के बाद और भी कंपाउंड मिले हैं, और ये ZAT, काइनेटीन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं अपन, साइटोकाइनिन। तो ये एक तीसरा हार्मोन है और ये मेनली सेल डिवीजन एनहांस करता है, इसका ये ध्यान रखें। इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी इसी तरह का होगा। ठीक है, बायोसिंथेसिस की बात करें तो ये प्लांट में उस जगह बनता है जहाँ रैपिड सेल डिवीजन हो रहा होता है। सो इन द रीजन
where rapid cell division occurs, वहाँ ये प्लांट में बनता है, ठीक है, such as root apex, developing shoot buds, young fruits। तो जहाँ भी सेल डिवीजन मेरिस्टम्स जाए, शूट अपेक्स, रूट अपेक्स और ये बर्ड्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, जहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ होती है वहाँ ये मिलते हैं, ठीक है। इनका केमिकल नेचर, दे आर मॉडिफाइड प्यूरिन, मॉडिफाइड प्यूरिन है, जैसे जिएटिन जो है इसका केमिकल नेचर होता है बेंजाइल अमीनोप्यूरिन BAP। जिएटिन तो कॉमन नेम, जिएटिन का केमिकल नेचर क्या है, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन BAP, ठीक है। बेंजाइल अमीनोप्यूरिन है, एक और है इसी तरह से आइसोपेंटाइल एडेनिन IPA। ये दोनों ही सबसे कॉमन जो साइटोकाइनिन है, जिएटिन वगैरह ये यूज होते हैं। बेंजाइल अमीनोप्यूरिन आजकल हम आर्टिफिशियली भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो है ये भी पोलर है, बेसिपिटल है। साइटोकाइनिन कई मामलों में ऑक्सिन जैसा है, अभी देखिएगा इसके इफेक्ट। हालांकि कुछ मामलों में ऑक्सिन जैसा है, कुछ मामलों में ऑक्सिन से अपोजिट भी है। ऑक्सिन की तरह ये भी पोलर है, वही शूट अपेक्स रूट अपेक्स में बनता है तो पोलर है, और बेसिपिटल है जैसा ऑक्सिन है। लेकिन ऑक्सिन पेरेन्काइमेटस सेल से डिफ्यूज हो जाता है, ये जाइलम के थ्रू जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू होता है इसका, ठीक है। लेकिन कुछ इफेक्ट में ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एक जैसे होते हैं, इनका कंबाइंड इफेक्ट होता है, और एक दो इफेक्ट में बिल्कुल अपोजिट भी है। तो अब इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इन एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन, ठीक है। ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड शूट, सबसे पहले तो ये भी ग्रोथ प्रोमोटिंग है, ठीक है, और बहुत कुछ ऑक्सीजन जैसा इफेक्ट भी देता है। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट एनहांस करना, नई नई लीव्स बनाना उसमें। इट आल्सो स्टिमुलेट लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट, ये लेटरल शूट, एडवेंटिशियस शूट यानी कि ब्रांचेस वगैरह बनाने में हेल्प करता है। तो ये ग्रोथ में हेल्प करता है जैसे ऑक्सीजन हेल्प करता है। लेकिन ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का एक इफेक्ट है जो बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, 180 डिग्री अपोजिट है। ऑक्सीजन में हमने क्या कहा था कि ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमेशा एपिकल बड डोमिनेट करती है, और जब तक एपिकल बड रहती है तो लेटरल बड बेचारी जो है वो ज्यादा ग्रो नहीं हो पाती, इसलिए प्लांट की लेंथ बढ़ती है। याद है एपिकल डोमिनेंस, ये जो होता है ये एपिकल डोमिनेंस को काउंटरैक्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन से इसका अपोजिट काम है, इट काउंटरैक्ट एपिकल डोमिनेंस। और यही चीज बार बार पूछी भी जाती है। साइटोकाइनिन इनिशिएट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, लेटरल बर्ड डिपॉजिट द प्रेजेंस ऑफ डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड की प्रेजेंस के बावजूद ये लेटरल बर्ड को प्रमोट करता है। तो ऑक्सीजन तो एपिकल बर्ड को प्रमोट कर रहा है, ये लेटरल बर्ड को प्रमोट करता है, ठीक है। तो अब देखो हम या तो एपिकल बर्ड को कट कर दें तो लेटरल ग्रोथ होती है, ठीक है, और अगर आपको एपिकल बर्ड को रखते हुए लेटरल बर्ड को ग्रो करना है तो उन पर आप क्या यूज कर लें, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हमेशा काउंटर करता है एपिकल डोमिनेंस को, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन सप्लाई ऑफ वाटर एंड मिनरल इंक्रीजेस इन लेटरल बर्ड, देयरफॉर लेटरल बर्ड्स ग्रो इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड। तो एपिकल बर्ड की प्रेजेंस में भी लेटरल बर्ड को ग्रो किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ साइटोकाइनिन। तो एपिकल डोमिनेंस को अपोजिट है एक ये फंक्शन है जिसमें ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन अपोजिट चलते हैं, काउंटरैक्ट करता है, ठीक है। तो ये साइटोकाइनिन की वजह से लेटरल बर्ड ग्रो होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन डिले इन सनेसेंस, सनेसेंस को डिले करता है। ये काम ऑक्सीजन भी कर रहा था, ये भी कर रहा है, ये दोनों ऑक्सीजन और दोनों इस मामले में सेम से हैं। साइटोकाइनिन डिले द सनेसेंस ऑफ लीव्स एंड अदर ऑर्गन बाय कंट्रोलिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन और प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, जिससे कि एजिंग को डिले करता है। प्लांट ऑर्गन की लाइफ बढ़ा देते हैं। देखिए प्लांट ऑर्गन की लाइफ कम कैसे होती जाती है, क्यों उनकी एज बढ़ती है, जब उन्हें प्रोटीन सिंथेसिस कम होने लगता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कम हो जाता है, तो वो अपने आप उस पार्ट में एजिंग होने लगती है। जैसे प्लांट की कोई लीफ है, मान लो बहुत पुरानी होगी, आप देखेंगे वो लीफ पीली पड़ जाती है और फिर टूट के गिर जाती है। वो जो पीली पड़ रही है मतलब वो एजिंग हो रही है उसमें। प्लांट क्या करता है, देख लेता है कब इसकी लाइफ खत्म हो गई, बहुत पुरानी होगी, तो प्लांट क्या करता है उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं भेजता, प्रोटीन सिंथेसिस भी कम कर देता और उसमें जो अच्छी चीजें वो निकाल लेता है। ये बिल्कुल प्लांट करता है, यही सेनेसेंस है, यही एजिंग है। अब ये साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, ये उसको ऐसा नहीं होने देते, वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देते हैं, न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन बढ़ा देते हैं, जिससे वो कि एकदम से एजिंग नहीं होगी, वो यंग बनी रहती है, तो वो उसकी लाइफ बढ़ा देते हैं, सेनेसेंस डिले कर देते हैं। इस इफेक्ट को साइटोकाइनिन प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल करके, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन बढ़ा करके सेनेसेंस को डिले जो करता है, इस पूरे इफेक्ट को कहते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। साइंटिस्ट के नेम से दिया गया है रिचमंड लैंग इफेक्ट। तो कभी कभी क्या इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि विच हार्मोन शोज रिचमंड लैंग इफेक्ट,
इट इज साइटोकाइनिन। तो सेल डिवीजन तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, ग्रोथ इंक्रीज करेगा, लेकिन एपिकल बड को जो काउंटरैक्ट करेगा, सेनेसेंस को डिले करेगा। साइटोकाइनिन के कुछ और इफेक्ट देखें अपन। अगले इफेक्ट में आता है सेल डिवीजन। जैसे मैंने कहा इसका एक मेन फंक्शन, तो साइटोकाइनिन नाम इसीलिए है। साइटोकाइनिन आर एसेंशियल फॉर साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अलोंग विद ऑक्सीजन साइटोकाइनिन कॉज डिवीजन इन द परमानेंट सेल। जो प्लांट की परमानेंट सेल होती है उसमें भी ये डिवीजन कॉज कर देता है साइटोकाइनिन। जैसे हम कभी कभी कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, कि जो परमानेंट सेल हैं उनमें भी वापस डिवीजन इंड्यूस हो गया, और वो भी जो है वापस डिफरेंशिएटेड सेल से वापस अनडिफरेंशिएटेड हो गई, डी डिफरेंशिएशन। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन एनहांस करता है। ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का ये कंबाइंड इफेक्ट ही है, एक तरह दोनों काम ही करते हैं। These two hormones are also responsible for cell division in callus। कैलस क्या है? कैलस क्या होता है? टिश्यू कल्चर में, लैब में, टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांट के एक छोटे से टुकड़े से सेल की डिवाइड करा के ग्रुप ऑफ सेल बनाना, वो कैलस। लूज ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास कैलस कहलाता। तो ये सेल डिवीजन एनहांस करते हैं, इसलिए इनका टिश्यू कल्चर में बड़ा यूज है। टिश्यू कल्चर में ऑक्सीजन साइटोकाइनिन को डाला जाता है सेल डिवीजन बढ़ाने, कैलस बढ़ाने में। ठीक है, और इसके अलावा और देखिए कुछ ही एनसीईआरटी के हमने इफेक्ट इसमें लिखे हैं। शेल्फ लाइफ ऑफ कट शूट वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स इज इंक्रीज बाय अप्लाइंग दिस हार्मोन। साइटोकाइनिन इनकी लाइफ बढ़ा देता है। जो शूट अगर आपने काट के रख रखे हैं, जैसे कई बार रोज में इनमें कई शूट कट करके रखते हैं, शूट कट जो है वेजिटेबल फ्लावर्स, इनमें अगर हम साइटोकाइनिन स्प्रे करते हैं तो इनकी लाइफ बढ़ जाती है, इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। इसके अलावा तो मैंने आपको कहा इसका यूज आर्टिफिशियली टिश्यू कल्चर में होता है। टिश्यू कल्चर में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का बड़ा यूज है। ठीक है, अब देखो आपको अगर टिश्यू कल्चर में केवल सेल डिवाइड करके कैलस बनाना है तो आप ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन को बराबर रखिए उस कल्चर मीडियम में। अगर हम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन इक्वल रखते हैं तो कैलस बनता है। ठीक है, साइटोकाइनिन अलोंग विद ऑक्सीजन आर एसेंशियल फॉर टिश्यू कल्चर एज द रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन एंड मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस, अब कैलस तो बन गया, लेकिन आपको मान लो प्लांट बनाना है। कैलस तो बन गया, अब आपको प्लांट बनाना तो रूट भी बनेगी, शूट भी बनेगा। तो रूट शूट के इनिशिएशन में ऑक्सीजन साइटोकाइनिन का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। और ध्यान रखना, ऑक्सीजन रूट इनिशिएट करता है, रूटिंग में काम आता, पहले भी बताया था। तो अगर हम ऑक्सीजन ज्यादा रखेंगे, साइटोकाइनिन कम रखेंगे, तो कैलस की उस सेल्स में रूट इनिशिएट होगी, और उल्टा कर देंगे, ऑक्सीजन कम और साइटोकाइनिन ज्यादा तो शूट इनिशिएट होता है। वो शूट इनिशिएट करता है साइटोकाइनिन। देखिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मोर देन साइटोकाइनिन तो रूट इनिशिएट होती है, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन मोर देन ऑक्सीजन देन शूट इनिशिएट होता है। तो टिश्यू कल्चर में प्लांट डेवलप करने में इन दोनों हार्मोन का बड़ा रोल है। ठीक है, एक छोटे से प्लांट पार्ट को हमने कल्चर मीडियम पे रखा और उस समय हम ऑक्सीजन साइटोकाइनिन कल्चर मीडियम में बराबर रखते हैं, तो पहले तो उसकी सेल डिवाइड होकर कैलस बन जाता है। जब कैलस बन गया, अब हमें प्लांट डेवलप करना है तो हम एक नया मीडियम बनाते हैं, उसमें एक में ऑक्सीजन ज्यादा और साइटोकाइनिन कम कर देंगे तो क्या बनेंगे, रूट, और फिर वापस रिवर्स कर देंगे तो शूट। इस तरह से प्लांट का डेवलप किया जाए। ये चीज आप टिश्यू कल्चर में भी पढ़ते हैं। टिश्यू कल्चर आपके 12th के एक चैप्टर के अंदर है, वहां आप देखेंगे, वहां पर वही ऑक्सीजन साइटोकाइनिन के कंसंट्रेशन का बैलेंस से ही तय करें। ठीक है, कैलस की सेल्स को फिर एक कल्चर मीडियम में डालेंगे जिसके अंदर हाई साइटोकाइनिन और लो ऑक्सीजन होगा, तो कैलस की सेल से छोटे छोटे शूट बन जाएंगे। फिर उस शूट वाले को उठाकर फिर एक नई मीडियम में डालेंगे जिसके अंदर हाई ऑक्सीजन और लो साइटोकाइनिन होगा, तो उस शूट के नीचे रूट बन जाएगी, और फिर इस तरह से पूरा प्लांट टेस्ट ट्यूब में डेवलप हो जाता है। तो ये क्लोनिंग है, एक तरह की प्लांट की क्लोनिंग, प्लांट का कल्चर, उसमें ये चीज बड़ी काम आती है, साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का इफेक्ट। समझ में आई बात? तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन प्रमोट करने वाला एक हार्मोन है जो अपना एक इफेक्ट जो है वो ऑक्सीजन से अपोजिट है, बाकी ज्यादातर चीजें ऑक्सीजन से मिलती जुलती हैं। ऑक्सीजन की तरह ये भी ग्रोथ एनहांस करता है, सेल डिवीजन एनहांस करता है, सेनेसेंस डिले करता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन की तरह ही ग्रोथ प्रमोटिंग है। बस ये है कि ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन उसको काउंटरैक्ट करता है, वो लेटरल ग्रोथ, लेटरल बड्स को ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन का ये इफेक्ट, हम इसको और भी समराइज करें तो साइटोकाइनिन के ये सारे इफेक्ट देख सकते हैं। साइटोकाइनिन का अकरेंस कहाँ हो गया, रूट अपेक्स, शूट बर्ड्स और यंग फ्रूट, इन्हीं में मिलेगा ये। इसके फंक्शन और यूजेस, ठीक है, ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड ग्रोथ ऑफ शूट, वही ग्रोथ के फंक्शन है जैसे ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, एंड डिले सेनेसेंस और प्रमोट सेल डिवीजन।
ये इसके कॉमन फंक्शन, इसी को हम यूज भी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल यूज किया है सेनेसेंस ओवरकम करने में, जैसे यहाँ सेनेसेंस डिले कर रहा है उसी को यूज करने, और बाकी टिश्यू कल्चर में प्लांट डेवलप करने में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये थे साइटोकाइनिन के फंक्शन। तो जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन दोनों की डिस्कवरी कैसे हुई और दोनों का नेचर क्या है, दोनों का ग्रोथ इफेक्ट क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ प्रमोटर्स की कैटेगरी में आते हैं।